हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, बहुत ही डिटेल में हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। गाइज, हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में, जो कि फर्स्ट टाइप था हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें गवर्नमेंट जो है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिसाइड कर देती है, फिक्स कर देती है अकॉर्डिंग टू द अदर करेंसी, गोल्ड या फिर अदर एक्सटर्नल स्टैंडर्ड में। ठीक है, आज हम इसका सेकंड टाइप पढ़ने वाले हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। उसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट में हमारा जो सेकंड टाइप है वो है फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा वो फ्लेक्सिबल करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, मतलब ऊपर नीचे होता रहेगा। यहाँ पर जो वैल्यू है वो फिक्स्ड नहीं रहने वाली है। तो कैसे डिसाइड होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट? अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होगा, डिटरमाइन होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जितनी भी डिमांड होगी और सप्लाई होगी करेंसीज की, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई मेट कर जाएगी, वो पॉइंट क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा। वहां पर डिसाइड हो जाएगी हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पर मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू डिसाइड हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती है, ऑटोमेटिकली मार्केट फोर्सेस के थ्रू जो है डिसाइड हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब किस तरीके से डिसाइड होता है, किस तरीके से डायग्राम बनता है कि अगर एक्सेस सप्लाई हो जाए, एक्सेस डिमांड हो जाए, किस तरीके से सेल्फ एडजस्टिंग सिस्टम है ये, कि अपने आप ऑटोमेटिकली अगर डिसइक्विलिब्रियम आता है, कि इक्विलिब्रियम लेवल से अगर हम अबव या बिलो चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती है डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन और अगेन हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं? डायग्राम के थ्रू अपकमिंग क्लासेस में बहुत ही डिटेल में हम देखने वाले हैं। सो गाइस, बात करें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की, द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ, कौन इंटरेक्ट करेगा? थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स, फर्म्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन सीकिंग टू बाय एंड सेल करेंसी फॉर पर्पस ऑफ मेकिंग ट्रांजेक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज। अब मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू डिसाइड तो होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट, बट इसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा, इंटरेक्ट कौन करेगा? बैंक्स करेंगे, फर्म्स करेंगे और अदर इंस्टीट्यूशंस करेंगे, जो बाय एंड सेल करने के लिए रेडी है फॉरेन एक्सचेंज को, ताकि वो क्या कर सके? ट्रांजैक्शन कर सके फॉरेन एक्सचेंज में। कि अगर फॉरेन करेंसी पे करनी है तो ऑब्वियसली बात है फॉरेन एक्सचेंज चाहिए ना। फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है? डोमेस्टिक करेंसी के छोड़कर जो बाकी अदर करेंसी है वो क्या कहलाती है? फॉरेन एक्सचेंज कहलाती है। तो फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करने के लिए, ट्रांजेक्शन्स करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स एंड फर्म्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस इंटरेक्ट करते हैं, बाय एंड सेल करते हैं करेंसी को। तो जहां पर इनके डिमांड एंड सप्लाई मेट कर जाती है वो एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाता है। क्लियर हुआ? अब इसके मेरिट या डीमेरिट क्या है? बात करें मेरिट्स की, सबसे पहला मेरिट क्या है? मेंटेन्स इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल मेंटेन रहता है, कि अगर इक्विलिब्रियम लेवल से अगर हम अबव या बिलो चले जाते हैं, मतलब डिसइक्विलिब्रियम अगर क्रिएट हो जाता है, तो ये सेल्फ एडजस्टिंग सिस्टम है, ऑटोमेटिकली क्या होगा? करेक्ट हो जाएगी सिचुएशन, हम अगेन इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाएंगे। किस तरीके से आएंगे वो मैंने बताया है कि अपकमिंग क्लास में डायग्राम के थ्रू बहुत ही डिटेल में हम इसको देखेंगे। तो इट एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम ऑफ ओवर इवैल्यूएशन एंड अंडर इवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी, कि करेंसी की वैल्यू अगर ओवर इवैल्यूएट हो जाए या अंडर इवैल्यूएट हो जाए तो इस सिचुएशन को करेक्ट कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। क्लियर हुआ? देन सेकंड मेरिट क्या है? नो नीड फॉर ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या था? गवर्नमेंट रेट को फिक्स कर देती थी। अगर उस फिक्स्ड रेट से अबव या बिलो जाता था तो गवर्नमेंट बाय एंड सेल करके उस सिचुएशन को करेक्ट करती थी। ठीक है, अब यहाँ पर तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो फॉरेन एक्सचेंज फिक्स नहीं है, यहाँ पे फ्लक्चुएट करेगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज जो है एफिशिएंटली यूटिलाइज हो पाएंगे यहाँ पर। देन आता है डीमेरिट। डीमेरिट क्या है? इनस्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट। ऑब्वियस सी बात है कि फ्लक्चुएशन हो रहा है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई कभी भी स्टेबल नहीं रहती है, इनमें चेंजेस आते ही हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई में चेंजेस आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो भी चेंज होगा, फ्लक्चुएट होगा, तो इनस्टेबिलिटी रहेगी, कभी ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू, कभी कम हो जाएगी, तो इनस्टेबिलिटी रहेगी। देन स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो सकती है। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है? कि जो स्पेकुलेटर हैं वो मैनिपुलेट कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट को, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट की वैल्यू को टू हाई या टू लो कर सकते हैं। अगर मान लो स्पेकुलेटर्स ने क्या करा, बहुत सारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने पास स्टोर कर ली, तो अब क्या होगा? जब शॉर्टेज हो जाएगी तो क्या होगा?
प्राइसेस जो है मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब बढ़ेगा तो वो सेल कर देंगे, प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। तो इस तरीके की स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ यहाँ पर पॉसिबल होती हैं। देन आता है क्रिएट इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन हो सकती है क्रिएट कि अगर मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी, कि जो हम गुड्स इंपोर्ट कराते थे उनके प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगी। इन्फ्लेशन का मतलब क्या, जब कंसिस्टेंटली प्राइसेस राइज हो जाए कमोडिटीज़ के, तो यहाँ पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी हो सकता है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। सो गाइज ये हमने डिटेल में पढ़ा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में। इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे अपकमिंग क्लासेस में, तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा डायग्राम के थ्रू कि किस तरीके से ये सेल्फ एडजस्टिंग है, किस तरीके से कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जब डिसाइड हो गया जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई मीट कर गई, अगर एक्सेस सप्लाई या एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आती है तो किस तरीके से वो ऑटोमेटिकली करेक्ट होके अगेन हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाती है, प्रॉब्लम ही नहीं आती अंडर एन ओवर इवैल्यूएशन ऑफ द करेंसीज की। क्लियर हुआ? सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।